सेकेंड नंबर कहता है कि नो वन शैल बी हेल्ड गिल्टी of any penal offense on account of any act or omission which did not constitute a penal offense under national or international law at the time when it was committed, nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offense was committed. बड़ी अहम बात है जी कि आप किसी भी इंसान ने जब कोई क्राइम किया और वो उस वक्त क्राइम नहीं था नेशनल लॉ के तहत या इंटरनेशनल लॉ के तहत, अब उसको क्राइम डिक्लेयर किया जा चुका है, तो अब की बेस पे आप माजी में जो किसी ने किया उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते या उसके खिलाफ जो पीनल प्रोसीडिंग्स है वो नहीं कर सकते। यानी एक ऐसा कोई भी ऐसा काम जो क्राइम डिक्लेयर नहीं हुआ और किसी ने किया और बाद में वो क्राइम डिक्लेयर हो गया, तो उसकी बेस पर उसको सजा नहीं दी जा सकेगी। दूसरी बात इसमें यह है कि जो पेनल्टी डिक्लेयर हुई, जाहिर है कि जब उसको क्राइम डिक्लेयर किया जाएगा तो उसकी पेनल्टी डिक्लेयर की जाएगी, या फिर ये होगा कि बाज़ औक़ात एक क्राइम की पेनल्टी जो पहले कम थी और देखा गया कि उससे कमी नहीं आ रही और उस पेनल्टी को बढ़ा दिया गया, तो अब जिस बंदे ने क्राइम किया है उस पे, माजी में जिस बंदे ने क्राइम किया था उस पर वो पेनल्टी आप नहीं लगा सकते जो अब कानून का हिस्सा बनी है। आर्टिकल 12 की तरफ आई जी, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस विद हिज प्राइवेसी, फैमिली, होम एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, नॉर टू अटैक्स अपॉन हिज ऑनर एंड रेपुटेशन। प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अगेंस्ट सच इंटरफेरेंस और अटैक्स। इंटरफेरेंस जो है वो किसी की भी अंदरूनी मामलात में, ख़ानदानी मामलात में, वो आप इस तरीके से नहीं कर सकते। आर्टिकल 13, एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ईच स्टेट। कोई भी इंसान कोई भी मूवमेंट चलाना चाहता है तो वो उसका फंडामेंटल राइट है। विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट वो किसी भी जगह जाके रह सकता है, रह सकती है, और किसी भी किस्म का जो मूवमेंट है वो चला सकते हैं। गवर्नमेंट के हक में है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, रिलीजन जो है उसके हक में है, स्टेट रिलीजन के हक में है या उसके अगेंस्ट है, आपकी किसी पॉलिसी के साथ इत्तफाक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इख्तलाफ करें, दोनों सूरतों में उनको ये राइट है कि वो अपनी मूवमेंट बना सकते हैं। एवरीवन हैज़ द राइट टू लीव एनी कंट्री इंक्लूडिंग हिज ऑन एंड टू रिटर्न टू हिज कंट्री। मुल्क में किसी में रहना चाहता है रहे, जाना चाहते हैं चले जाएं, वापस आना चाहते हैं तो वापस आ जाएं, ये सब तमाम के तमाम आपका हक है। आर्टिकल 14, एवरीवन हैज़ द राइट टू सीक एंड टू एंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम फॉर परसिक्यूशन। ये एक और चीज़ है जो बड़ी आपने इंपॉर्टेंट नोट करनी है। आर्टिकल 14 ये बता रहा है कि आप, मसलन ये है कि आप परसिक्यूटेड एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी ऐसी रिलीजियस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या कोई भी ऐसी बेस है कि जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो परसिक्यूशन है, तो आप उस इलाके को छोड़ के किसी भी दूसरे इलाके में असाइलम क्लेम कर सकते हैं। ये असाइलम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल असाइलम नहीं होता, असाइलम रिलीजियस भी हो सकता है, किसी भी और बेसिस पे भी हो सकता है, लेकिन इसका राइट जो है वो आपको इंटरनेशनल लॉ देता है। इसी वजह से अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इंडिया में पेश किया गया और उसमें ये कहा गया कि जितनी भी परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ हैं अदर देन मुस्लिम्स वो इंडिया आ सकते हैं। तो ये इसके ऊपर जो इतना शोर मचाया जा रहा है, एक तो वो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, सेकेंडली इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है आर्टिकल 14 के तहत, क्योंकि आर्टिकल 14 ये इजाज़त देता है कि कोई भी, अगर इवन मुसलमान ये फेस कर रहा है कि जी पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में या ईरान में या किसी भी और जगह हमें सेफ्टी नहीं है, इवन बांग्लादेश में, तो वो वहाँ से इंडिया जा सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ उनको नहीं रोकेगा, लेकिन इंडियन लॉ जो है वो ये सिटीजनशिप बिल के बाद से इसके मुखालिफ है। इसके साथ ही नंबर 2 में ये बात भी वाज़ेह कर दी गई है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे कंट्री में कोई क्राइम करता है और उसके बाद वो ये कोशिश करता है कि वहाँ से निकल कर वो किसी और जगह असाइलम के नाम पे रिफ्यूज हासिल कर ले, तो फिर ये उसको इजाज़त नहीं है। यानी ये उस वक्त आप इन्वोक कर सकते हैं कि जब आप विक्टिम हैं, उस वक्त आप इन्वोक नहीं कर सकते कि जिस वक्त आप ही जुल्म करने वाले हैं, और उसके बाद जब आप ये देखते हैं कि उस कंट्री के हालात आपके लिए मुवाफिक नहीं है तो आप असाइलम क्लेम कर देते हैं किसी जगह पे। नॉन पॉलिटिकल असाइलम तो किसी भी वक्त क्लेम किया जा सकता है, नॉन पॉलिटिकल असाइलम जो है वो क्राइम्स की सूरत में नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15, एवरीवन हैज़ द राइट टू अ नेशनैलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनैलिटी का हक हर एक के पास है। अनफॉर्चुनेटली 1945 से लेके आज तक ये हक ना तो फ़लस्तीन को दिया जा सका है, ना ही कश्मीर को दिया जा सका है, लेकिन डिक्लेरेशन की हद तक देखा जाए तो ये आपका एक फंडामेंटल राइट बनता है कि नेशनैलिटी का राइट आपके पास है। नंबर 2, नो वन शैल बी आर्बिट्रेरीली डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेशनैलिटी नॉट डिनाइड द राइट टू चेंज हिज नेशनैलिटी। आप किसी भी वक्त नेशनैलिटी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आर्टिकल 16 आता है जिसके 3 हिस्से हैं। नंबर 1, मेन एंड वुमेन ऑफ फुल एज विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू टू रेस, नेशनैलिटी और रिलीजन हैव द राइट टू मैरी एंड टू फाउंड अ फैमिली
दे आर एंटाइटल्ड टू इक्वल राइट्स एज टू मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज एंड एट इट्स डिसोल्यूशन। उसके बाद भी मैरिज से रिलेटेड दोनों चीज़ें, शादी करने का हक, फैमिली शुरू करने का हक, ये हर इंसान को किसी भी डिस्टिंक्शन के बगैर हासिल है। और दोनों की जो रजामंदी है वो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमने जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटीज़ हैं या आप यूँ कह लें कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें हमने ये ट्रेंड देखा है कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। ये जो डिसीजन होता है ये पेरेंट्स की तरफ से या गार्डियंस की तरफ से लिया जाता है, जिसमें आमतौर पर यह कहा जाता है कि बच्चे अपना फैसला करने के मामले में खुद जो है वो इतने समझदार नहीं होते जितना उन्हें होना चाहिए, जिसकी वजह से आमतौर पर जो इस तरह से फैसले किए जाते हैं उसके नताइज नेगेटिव में आते हैं। दैट इज़ एन आइडियोलॉजी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में फॉलो की जाती है। इंटरनेशनल लॉ जो है इसके बारे में क्या कहता है, आर्टिकल 16 ऑफ द इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि इसका राइट आपको हासिल है। अच्छा, अब इसको कैसे हासिल किया जा सकता है, उसके लिए वही जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं हर कंट्री में, उनके थ्रू जो है वो मदद तलब की जा सकती है। इसमें सबसे पहले तो वैसे इस्लामी हवाले से भी देखा जाए तो ये चीज़ क्योंकि जायज़ नहीं है कुरान के तहत भी, आप अपनी मर्ज़ी से ही निकाह में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन सोलली अपनी मर्ज़ी से नहीं हो सकते। लिहाजा वो चीज़ तो पहले है जो एक इस्लामिक वे में आती है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लॉ को भी देखते हैं तो आप उसमें इन आर्टिकल्स को इन्वोक कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए से इन्वोक किया जा सकता है अगर इस किस्म का जो भी इस लॉ की खिलाफ वर्जी होती है। आर्टिकल 17 ये कहता है एवरीवन हैज़ द राइट टू ऑन प्रॉपर्टी अलोन एज वेल एज इन एसोसिएशन विद अदर्स, नो वन शैल बी आर्बिट्रेटेड डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करते हैं कि आपके पास ये हक हासिल है कि आपकी प्रॉपर्टी हो। Article 18, everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. These rights include freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others, in public or private, to manifest his religion or belief in teachings, practice, worship and यानी रिलीजन के मामले में हर तरह की आज़ादी है। आप जो भी रिलीजन चाहते हैं आप उसे इख्तियार कर सकते हैं, किसी भी टाइम उसे चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, आप अपने रिलीजन को प्रीच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यानी उस पर रिलीजन के मामले में आपके ऊपर किसी किस्म की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आर्टिकल 19 है जी एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियंस विदाउट इंटरफेरेंस एंड टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज थ्रू एनी मीडिया एंड रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटियर्स। ये वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, जिसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। अब मसला ये है कि अगर इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ ओपिनियन की कोई लिमिटेशन नहीं बताई जाएगी तो बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो सब के सब यूँ कहे कि एक तरह का उनमें कोलैप्स आना शुरू हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप कह देते हैं कि कोई भी इंसान किसी भी किस्म का कंसेप्ट रख सकता है और अपने उस कंसेप्ट को एक्सप्रेस भी कर सकता है, तो फिर जो आपने पहले जो आर्टिकल्स हैं जिनमें हमने हर इंसान की रेपुटेशन की बात की, उसकी डिग्निटी की बात की है, ये चीज़ें फिर आप सिक्योर नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए ना, अगर कोई भी बंदा किसी भी टाइम एक डिग्निफाइड आदमी है, अगर आप उसके खिलाफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मद में आकर जो भी चाहते हैं वो आप कह देते हैं तो वो उसके लिए रुकावट का बायस बनेगा। लिहाजा ये जो एक्ट्स हैं इनमें बैलेंस बरकरार रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हमें चंद चीज़ों को लिमिटेड करना पड़ता है और उसमें हम ये देखते हैं कि किस चीज़ को लिमिटेड किया जा सकता है। अब जाहिर है कि इस चीज़ को तो लिमिटेड नहीं किया जा सकता कि किसी की डिग्निटी या ऑनर जो है उसमें कमी आ जाए, तो आप कहें कि चले ठीक है जी हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो आर्टिकल 20 है, अगर आप इस पर अमल दरामद के लिए कोई लिमिटेशन नहीं रखते तो ये बजाते खुद आर्टिकल 1 जो है उसी के साथ ये मैच नहीं करता। आर्टिकल 21 जो है वो कहता है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री डायरेक्टली और थ्रू फ्रीली चॉजन रिप्रेजेंटेटिव्स। एवरीवन हैज़ द राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस इन हिज कंट्री। द विल ऑफ द पीपल शैल बी द बेसिस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। दिस विल शैल बी एक्सप्रेस्ड इन पीरियडिक एंड जेन्युइन इलेक्शंस व्हिच शैल बी बाय यूनिवर्सल एंड इक्वल suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures। अच्छा, ये जो आर्टिकल 21 है ये सारे का सारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात करता है। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं काम करने के लिए। डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो डेमोक्रेसी को स्मूथ रनिंग गवर्नमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है कि हर बंदे के पास ये इख्तियार हो कि वो गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करे और थ्रू आउट द कंट्री जो है वो ओवरऑल इसको अगर आप एक फर्दर करना चाहते हैं पीपल की वेलफेयर को, तो इसके लिए आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। अच्छा, इसमें जो 3 नंबर है आर्टिकल 21 का थर्ड पार्ट, वो ये बात कर रहा है कि सीक्रेट बैलेटिंग या सीक्रेट वोट होना चाहिए।
सीक्रेट वोट जो होता है ये इस वजह से होता है कि हर इंसान के पास ये राइट है कि वो जिसको चाहे वोट करे। अगर वो सीक्रेट आप नहीं रखेंगे तो फिर उसको फोर्स किया जा सकता है कि तुमने फलां को ही वोट कास्ट करना है। लेकिन इससे आगे जो इक्वल एंड फ्री वोटिंग प्रोसीजर्स की बात की जा रही है, वो प्रोसीजर जो कंट्रीज ने अडॉप्ट किए हैं वो इस तरह किया है कि उस पर कोई ना कोई लेबल या कोई ना कोई इस तरह की चीज़ होती है जिसके ज़रिए से उसकी एक अलग डिस्टिंक्शन बनाई जा सकती है। ये तो नहीं पता लग सकता कि किस बंदे ने वोट कास्ट किया है, लेकिन आपके पास एक प्रोसीजर कम से कम वजह ज़रूर हो जाता है कि स्टेटिस्टिकली आप उसको काउंट कर सकते हैं। अगर अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की या जो बायोमेट्रिक वोटिंग सिस्टम की बात की जा रही है वो करें, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपको फ़ौरन ये पता चल जाएगा कि किस बंदे ने किसको वोट कास्ट किया। ये नहीं पता लगना चाहिए, सिस्टम सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए, लेकिन आपको ये ज़रूर पता चलना चाहिए कि किसको कितने वोट कहाँ से कास्ट किए गए हैं, ताकि वो जो एक 2 नंबरी का कंसेप्ट है या हॉर्स ट्रेडिंग का कंसेप्ट ओवरऑल है, पाकिस्तान के अलावा भी है, उसको ख़त्म किया जा सके। आर्टिकल 22 कहता है कि एवरीवन एज द मेंबर ऑफ सोसाइटी हैज़ द राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इज एंटाइटल्ड टू रियलाइजेशन थ्रू नेशनल एफर्ट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ ईच स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इंडिस्पेंसिबल फॉर हिज डिग्निटी एंड द फ्री डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। हर इंसान के लिए इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली इस किस्म के राइट्स वज़ा होने चाहिए ताकि वो अपनी जो पर्सनैलिटी बिल्डिंग है और उसका जो एक डिग्निटी है उस तक पहुंचने की जो कोशिश कर रहा है, तो उसमें बजाय रुकावट पैदा करने के उसके लिए आसानियां पैदा की जाएं। 23 कहता है जनाब कि एवरीवन हैज़ द राइट टू वर्क, टू फ्री चॉइस एम्प्लॉयमेंट, to just and favorable conditions of work and to protection against employment. Everyone without any discrimination has the right to equal pay for equal work. Everyone who works has the right to just and favorable remuneration, ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity and supplemented if necessary by other means of social protection. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interest. ये सारे का सारा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो सब का एक तो राइट है कि हो, अब जिस तरह की एम्प्लॉयमेंट वो चाहते हैं वो उनको दी जाए। ठीक है, किसी भी वक्त वो स्विच करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसका राइट उनके पास होना चाहिए। इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि जितना वो काम कर रहे हैं उतनी ही उनको तनख्वाह दी जाए। इसी तरीके से अगर किसी किस्म की ज़िंदगी, एक बंदा जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कोई स्टेप्स लेना चाह रहा है कि जो लीगल है उस कंट्री के लॉ से या इंटरनेशनल लॉ से या ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन की मुखालफत नहीं करे, तो उसकी इजाज़त उसको होनी चाहिए।